नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम सलाह के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 13 अक्टूबर के करंट अफेयर एमसीक्यू। तो 13 अक्टूबर के करंट अफेयर एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आज क्या है खास, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो 13 अक्टूबर को है वर्ल्ड क्लाइमेटी कंट्रोल डे। जी हाँ, वर्ल्ड क्लाइमेटी कंट्रोल डे, और इस दिन मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। क्या होता है इस दिन अवेयरनेस क्रिएट की जाती है डिजास्टर रिडक्शन, यानी डिजास्टर रिडक्शन का मतलब है कि जब कोई भी आपदा आ जाती है तो आपदा आने के बाद क्या होता है कि उससे जो भी नुकसान पहुंचा है उसको किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। जैसे कहीं मान लो भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो उसके बारे में किस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करके वहाँ के जो मतलब रिडक्शन, वहाँ के जो नुकसान हुए हैं उसको किस तरीके से रिड्यूस किया जाए। तो सबसे पहली बार 1989 में इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ये स्टार्ट हुआ था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने स्टार्ट किया था। याद रखना है आपको 2020 की थीम। तो 2020 की थीम क्या है इस बार? डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। ठीक है, ये 2020 की थीम है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू। आज के एमसीक्यू में पहला एमसीक्यू आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक कॉइन रिलीज़ किया है, और एक कॉइन रिलीज़ किया है किसमें? विजया राजे सिंधिया, यानी इनका भी हाल ही में बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, तो इनके बारे में उन्होंने एक कॉइन रिलीज़ किया है। तो कौन सा कॉइन रिलीज़ किया है, किस नंबर का है, आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 100 रुपीज़। ठीक है, तो विजया राजे सिंधिया ये भी एक फाउंडिंग मेंबर थी किसके? भारतीय जनता पार्टी की, ग्वालियर से। तो इनको राजमाता ग्वालियर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनकी जो शादी हुई थी वो जीवाजी राव सिंधिया से हुई थी। जीवाजी राव सिंधिया, ठीक है। और जीवाजी राव सिंधिया की मौत के बाद सारा सिंधिया परिवार का कारोबार इन्होंने राजमाता ग्वालियर यानी विजया राजे सिंधिया ने संभाला था, और ये फिर कांग्रेस से हट के किस में आ गई थी? बीजेपी में आ गई थी। तो इसलिए यहाँ पर देखेंगे कि विजया राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी पर यहाँ पर 100 रुपीज़ का कॉइन जारी किया गया। चलिए आगे बात करते हैं। अभी हाल ही में इंडियन नेवी के शिप्स, एक कोरा शिप्स है और एक शिप और का नाम आपको बताना है, जिनको अभी हाल ही में बेस्ट शिप्स का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सह्याद्री। सह्याद्री भी हाल ही में एक शिप है। तो फ्लीट अवार्ड फाउंडेशन 2020 में इन्हें बेस्ट नेवी शिप्स का अवार्ड दिया गया है। तो इन्हें अभी हाल ही में बेस्ट शिप का अवार्ड किसे किसे दिया गया है? याद रखना है आपको, एक सह्याद्री और दूसरा कोरा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशनल साइकिल्स ईस्टर्न फ्लीट पर, इंडियन नेवी एट विशाखापट्टनम पे। तो जिसके लिए उन्हें फ्लीट अवार्ड फंक्शंस में नवाजा गया है। ठीक है, याद रखना है आपको। और फ्लीट अवार्ड फंक्शन ये द ग्रेट सिग्निफिकेंस होता है किसके लिए? एक्नॉलेज द रेजिलेंस एंड प्रिजर्वेंस ऑफ मेन इन वाइट अपॉइंटेड टू द ऑनबोर्ड शिप्स ऑफ पूर्वी वेदा। ठीक, तो यहाँ याद रखना है आपको। सोवर्ड आर्म्स ये ईस्टर्न नेवल कमांड का एक शिप था सह्याद्री, जिसको अभी हाल ही में फ्लीट अवार्ड फंक्शंस में अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को अवार्ड मिला है। अवार्ड क्या मतलब? पुरस्कार मिला है 2020 का नोबेल प्राइज़। किस कैटेगरी में मिला है ये आपको बताना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस या इकोनॉमिक साइंस। तो इसका सही आंसर है इकोनॉमिक साइंस में दोनों लोगों को इस 2020 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। नाम याद रखना है, पॉल और मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट बी विल्सन। ठीक है, इन्हें क्या दिया गया है? पुरस्कार दिया गया है। किसका? नोबेल प्राइज़ का। नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक साइंस में। ठीक है, याद रखें इकोनॉमिक साइंस में किस लिए दिया गया है? तो इन्होंने एक ऑक्शन थ्योरी एंड इनोवेशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट को अभी हाल ही में डिस्कवर किया है, जिसके लिए इकोनॉमिक साइंस में इन्हें 2020 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि विच नेशन कैबिनेट हैज़ अप्रूव द कैपिटल पनिशमेंट फॉर रेप। अभी आपको ये बताना है कि किस राष्ट्र ने, किस देश ने अभी हाल ही में अप्रूव किया है कि पनिशमेंट मिलेगी किसके लिए? रेप के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बांग्लादेश। तो उन्होंने कहा है कि भी हाल ही में हाईएस्ट पेनल्टी मिलेगी। हाईएस्ट पेनल्टी क्या होगी? यानी डेथ पेनल्टी। अगर आप पर कोई रेप का केस आरोपित होता है तो डेथ पेनल्टी आप पर आरोपित की जाएगी, ये याद रखना है आपको।
तो ये किसने किया है? बांग्लादेश की कैबिनेट ने भी हाल ही में 12 अक्टूबर 2020 को ये कैबिनेट बिल पारित किया है। ठीक है, इसके लिए लॉ अमेंड किया गया है प्रिवेंशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन रिप्रेशन एक्ट, ठीक है, 2000। तो इस अमेंडमेंट करते हुए डेथ पेनल्टी, हाईएस्ट पेनल्टी लगाई गई है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट जिसने भी हाल ही में एंटी माइक्रोबियल फूड रैपिंग मटेरियल डेवलप किया है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास ने भी हाल ही में आप देखोगे कि एंटी माइक्रोबियल फूड रैपिंग मटेरियल डेवलप किया है। अब एंटी माइक्रोबियल फूड रैपिंग मटेरियल क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पर कोई भी खाने की सामान रखे हुए हैं, कुछ भी खाने के सामान रखे हुए हैं, तो हम लोग एक ऐसा रैपिंग मटेरियल तैयार करते हैं जिस पे किसी भी माइक्रोबियल या किसी भी बैक्टीरिया, ठीक है, इसका कोई भी असर नहीं होगा या इसके अंदर भी कोई भी बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो इस मटेरियल को हम लोग बोल रहे हैं एंटी माइक्रोबियल फूड रैपिंग मटेरियल्स। ठीक है, इसे डेवलप किया गया है आईआईटी मद्रास की तरफ से। और ख़ास बात इसकी है कि ये मटेरियल पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल है, यानी हम ऐसे भी पहले भी ऐसे के मटेरियल आते थे लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल नहीं थे। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से इन्वायरमेंट के लिए सस्टेनेबल इसको यूज कर सकते हैं। साथ साथ में ये जो पैक्ड फूड है और जो भी पैक्ड फूड आते हैं, इनमें सभी को हम बैक्टीरिया से बचा सकते हैं ड्यूरिंग द स्टोरेज। जब हम स्टोरेज करते हैं किसी भी फूड को, तो उसे बैक्टीरिया से प्रिवेंट करने के लिए हम इस एंटी माइक्रोबियल रैपिंग मटेरियल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने डिसाइड किया है कि हम पूरी तरीके से रोड टैक्स क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, यानी जो भी बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल होंगे उनके लिए। तो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स के लिए रोड टैक्स अभी हाल ही में हटा दिए गए हैं। किस राज्य सरकार की तरफ से आपको बताना है? इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने भी हाल ही में क्या किया है कि पूरी तरीके से रोड टैक्स को हटा दिया है। किस पर? जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स थे उनके पर। अब बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स पर रोड टैक्स हटाने का मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मेन एम है कि जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन को कम करने के लिए आप देखोगे पोल्यूशन दिल्ली में बहुत ज़्यादा होता है। उनमें एक वजह होता है कि हमारे जो व्हीकल है उसमें डीजल और पेट्रोल वाहन, तो आप देखोगे कि पोल्यूशन को रोकने के लिए बैटरी ऑपरेटेड जितने भी व्हीकल्स हैं उन पर टैक्स हटा दिया गया है, जिससे क्या हो सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन रोडों पर आ सकें, इसको प्रमोट करने की बात की गई। अच्छा, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है, उस स्कीम का क्या नाम है जिसमें जो भी इलेक्ट्रिक वाहन है उस इलेक्ट्रिक वाहन को अडॉप्ट करने की बात कही गई है। ठीक है, क्वेश्चन बताइएगा कि इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए एक स्कीम चलाई गई थी, उस स्कीम का क्या नाम है? आप फटाफट बताइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने कुछ ब्रिज का इनॉग्रेशन किया है जो कंस्ट्रक्ट हो रहे थे। किसकी तरफ से कंस्ट्रक्ट हो रहे थे? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करने वाली संस्था है, जिसने भी हाल ही में बॉर्डर पर, यानी जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ में कुछ ब्रिज कंस्ट्रक्ट किए हैं, जिसका इनॉग्रेशन अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने किया है। तो कितने ब्रिज का इनॉग्रेशन किया है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है 44 ब्रिजेस हैं जिनका इनॉग्रेशन अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजनाथ सिंह ने किया है। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्ट किए गए हैं किसकी तरफ से? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अक्रॉस द 7 स्टेट। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, 7 राज्यों में किए गए हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज़ में कौन कौन से हैं? 7 राज्य। इसमें सबसे ज़्यादा जो ब्रिज हैं वो जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में 8 हैं, हिमाचल प्रदेश में 2 हैं, पंजाब में 4 हैं, उत्तराखंड में 8 हैं, अरुणाचल प्रदेश में 8 हैं और सिक्किम में 4 ब्रिजेस का इनॉग्रेशन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाया गया और उसका इनॉग्रेशन डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि इस कंट्री ने भी हाल ही में ऐसा कौन सा कंट्री है जो पहली बार
ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में 8 बीच को कैटेगरी मिले हैं इसे पहली बार। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर इंडिया के 8 बीच हैं जिनको ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन मिला है। तो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक अवार्ड है जो दिया जाता है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन की तरफ से, और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है। तो इसका मेन एम होता है कि हमारे जो बीच हैं, जो हमारी मरीन है, उसको हम लोग पूरी तरीके से क्लीन करें और सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर को क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। तो इसके लिए आप देखोगे कि 65 ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं और 60 मेंबर कंट्रीज़ इसके हैं जहां पर ये अवार्ड मतलब दिया जाता है। तो इंडिया में आप देखोगे कि 8 ब्रिजेस को मिला है। कौन कौन से बीचेस को मिला है, यानी जो हमारे बीच हैं उनको मिला है। तो कौन कौन से बीच हैं ये आपको याद रखना है। शिवराजपुर है, ये द्वारका गुजरात में है। घोघला है, ये दीव में है। करसोड़ और पुदुदिरी ये कर्नाटक में है। कप्पाड़ केरला में है और रोशीकोंडा ये आंध्र प्रदेश में है। गोल्डन बीच उड़ीसा में है और राधानगर ये अंडमान निकोबार आइलैंड में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बीच के नाम भी आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा। हो सकता है इनसे क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा बीच है जिसको भी हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का अवार्ड नहीं दिया गया है या दिया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इनके जो नाम हैं वो कहीं पर आप नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में मेंस सिंगल्स टाइटल का यानी ओपन फ्रेंच अवार्ड किसने जीता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है राफेल नडाल ने अभी हाल ही में क्या किया है, नोवाक जोकोविच जिनको अभी हाल ही में 6-0, 6-2, 7-5 से हराकर जो 13 अपना फ्रेंच नोबल जो टाइटल है, सिंगल टाइटल, उसको जीता है। ठीक है, याद रखना है आपको। और रोजर फेडरर अब पूरी तरीके से इक्वल हो चुके हैं किसकी तरफ, राफेल नडाल अब बराबरी कर चुके हैं किसकी, रोजर फेडरर की। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा था फिर भी आपसे पूछ रहा हूँ। यहाँ पर आपको ये बताना है कि स्वामित्व स्कीम किससे रिलेटेड है, ये आपको बताना है, जिसको अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है प्रॉपर्टी कार्ड से रिलेटेड है स्वामित्व स्कीम, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी 1 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है, अराउंड 1 लाख की, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, अपने SMS लिंक के द्वारा प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी कार्ड पूरी तरीके से ऑथेंटिक है या नहीं। मान लो कोई पर्सन है जिसकी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी अब उसको देखनी है ये प्रॉपर्टी मतलब सही है या नहीं सही है, तो आप उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड करके देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी हैं उनको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अंडर दिस स्कीम प्रॉपर्टी कार्ड विल बी प्रोवाइडेड एवरी हाउस होल्ड्स, यानी हर हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड किया जाएगा 3 से 4 सालों में। ठीक है, यानी सभी के पास प्रॉपर्टी कार्ड होगा जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पूरी तरीके से डिलीवर हो जाएगा। तो आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।